हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आर्टिकल 29, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज इसमें बात करेंगे माइनॉरिटीज़ की कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने किस तरह से अपने जो कल्चरल और जो एजुकेशनल राइट्स हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे माइनॉरिटीज़ होता क्या है। अगर देखा जाए संविधान को, तो संविधान में कहीं भी जो माइनॉरिटी जो शब्द है उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया हुआ है कि असल में माइनॉरिटीज़ के अंदर आते कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हम माइनॉरिटी की बात करते हैं हमारे दिमाग में SC ST ये जो लोग हैं ये आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जो हिंदू हैं वो भी माइनॉरिटी में काउंट होते हैं। जैसे कि जो नागालैंड है वहाँ पर हिंदूज बहुत कम है। अब जहाँ पर जो चीज़ कम होगी वो अपने आप में माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ में है। तो इसीलिए जो माइनॉरिटीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी डिफाइन नहीं की हुई है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर किसकी कितनी पॉपुलेशन है, और उसी के बेसिस पे हम जो माइनॉरिटी है उसको बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये माइनॉरिटी है, हो सकता है दूसरे स्टेट में वो मेजॉरिटी में हो। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल 29 को, जिसमें बात की गई है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। ओके, अगर हम आर्टिकल 29 को देखें तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, कि यहाँ पर किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, माइनॉरिटीज़ के। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। कौन से इंटरेस्ट को, कल्चरल और एजुकेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनके, उनको कंजर्व करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, अब जब वो अपने इंटरेस्ट को है ना, अपने कल्चरल, अपने जो एजुकेशनल राइट है उसको कंजर्व करेंगे, तो ऐसे तो है नहीं घर बैठे बैठे हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा उसको, उनको कोई भी जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि उससे ना केवल सिर्फ आप अपने कल्चर को, बल्कि आप अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट है, आप उसको भी कंजर्व कर सकते हो। और ना केवल सिर्फ आप, बल्कि अपनी जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है ना, आप उनके लिए भी उस चीज़ को कंजर्व कर सकते हो। क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ साल 2 साल के लिए चलेगा, बल्कि वो आप उसे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी आप पूरी तरह से जो चीज़ें हैं वो सेट करके जा सकते हो, कि ना केवल आप समझ रहे हो उस चीज़ को या आज के बच्चे सीख रहे हैं, बल्कि आने वाली जो 4 पीढ़ियाँ हैं वो भी सीखेंगी। तो इसीलिए जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो जाता है अगर आप अपने कल्चर और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो 29 में सिर्फ बात ये कही गई है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे ही 29 में ये बात कह दी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, तुरंत उसके बाद आर्टिकल 30 में क्या कह दिया कि वो अपने इन माइनॉरिटीज़, अपने इन इंटरेस्ट को, अपने इन कल्चरल या एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी ओपन कर सकती है, ना केवल इस्टेब्लिश कर सकती है बल्कि उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक के बाद तुरंत ही दूसरा स्टेप ले लिया और वो आर्टिकल 30 में ले लिया। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं क्या कहा गया है, A minority community can effectively conserve its language, script, culture by and through educational institution। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, कोई भी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो वो बहुत ही अच्छे से अगर अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो सबसे अच्छा माध्यम होता है कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लगा ले। क्योंकि जो एजुकेशन होता है बहुत ही अच्छा माध्यम होता है अपने कल्चर को या अपने कल्चर या फिर अपने जो राइट्स हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल 29 और 30, जो मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दिया है। अब इसको आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की। ये जो माइनॉरिटीज़ जो शब्द है ये पूरे संविधान में कहीं भी आपको पूरी तरह से डिफाइन नहीं मिलेगा कि जो माइनॉरिटीज़ है उसमें आते कौन है। ठीक है, ये जो शब्द है ये किसके लिए बनाया गया है, बल्कि यहाँ पर आपको 2 तरह की माइनॉरिटीज़ मिलेंगी। जो पहली है रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है, और दूसरी है लिंग्विस्टिक। मतलब एक तो यहाँ पर धर्म के नाम पर हो गई और दूसरी हो गई लैंग्वेज के नाम पर। ये 2 तरह की जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको कंसिडर किया जाता है। अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अंडर। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज़ हैं, उनको क्या किस तरह से देखा जाएगा, उनको माइनॉरिटीज़ की तरह देखा जाएगा। इस एक्ट के अंदर ये बात कही, क्योंकि पार्लियामेंट इस तरह के जो लॉ है या एक्ट है लेके आ सकता है। आगे चलकर इसमें जैन को भी जोड़ दिया। ठीक है, इसी में क्या जोड़ दिया, जैन को भी जोड़ दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये रिलीजियस माइनॉरिटी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1992, जिसने उसमें मुस्लिम को, सिख,
क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और पारसीज को माइनॉरिटीज़ की तरह रिकॉग्नाइज किया और आगे चल के फिर इसमें जैन धर्म को भी जोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, एक केस आया निकलकर TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, ये 2007 में ये केस आया। अब इस केस में क्या बात की गई, माइनॉरिटी हैव टू बी कंसीडर्ड स्टेट वाइज, कि जो माइनॉरिटी है आप उसको स्टेट वाइज कंसिडर करेंगे, ये तो एक्ट चल ही रहा है अपना, ठीक है, लेकिन इसको स्टेट वाइज भी कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है कि किसी स्टेट में जो क्रिश्चियन है उनकी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है और वहाँ हिंदू बहुत कम है, तो वहाँ पर आप हिंदू को आपको क्या कहना पड़ेगा, उनको माइनॉरिटी कहना पड़ेगा। ये मान चलिए कोई स्टेट है ये, अब यहाँ पर मुस्लिम तो बहुत सारे हैं और हिंदू यहाँ पर गिनती के लोग हैं, तो यहाँ पर तो आप ये नहीं कहोगे कि जो हिंदू है वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि इस स्टेट में आप मुस्लिम्स को कैसे माइनॉरिटी मान लोगे, उनकी तो पॉपुलेशन पहले से ही बहुत सारी है, तो वो तो यहाँ पर माइनॉरिटी में कंसिडर बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे हिंदू, क्योंकि हिंदू लोग कम हैं यहाँ पर। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट दी कि जो माइनॉरिटी है वो कंसिडर की जाएगी स्टेट वाइज, जिस स्टेट में जिसकी पॉपुलेशन कम है उसको हम माइनॉरिटी में रखेंगे, ठीक है, और वो जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को, अपने एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन या फिर जिस भी तरह की वो फैसिलिटीज़ चाहते हैं वो दी जाएगी। तो ये निकल कर आया रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अंदर एक पार्लियामेंट का जो एक्ट था और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी, ठीक है। अब इधर देखते हैं लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है उसका क्या कहना है। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में अकॉर्डिंग टू 38th रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक रिपोर्ट आती है ये, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की, और इसमें क्या कहा गया, इन ईच स्टेट देर इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है ना, हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, सब राज्यों में अपनी अपनी कोई ना कोई भाषा होती है, कहीं हिंदी बोली जा रही है, कहीं गुजराती बोली जा रही है, कहीं मराठी बोली जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि हर स्टेट में अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिससे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, ओके, वहाँ पर रहने वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो उस लैंग्वेज को बोलते हैं। ऑल अदर हु डू नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और उस लैंग्वेज को जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो कंसिडर होंगे किसमें, माइनॉरिटीज़ में। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान के चलिए जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र हम सब जानते हैं काफ़ी बड़ा स्टेट है, वहाँ पर मराठी जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मराठी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब वहाँ पर जो मराठी बोलने वाले, ऐसा तो है नहीं कि सारे मराठी बोलने वाले ही हैं, अब वहाँ पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर बच जाते हैं जिनको मराठी भाषा नहीं आती है बोलनी। तो अब जिनको वो मराठी भाषा नहीं बोलनी आती है उनकी गिनती बहुत कम है वहाँ, तो उनको हम क्या मानेंगे, उनको मानेंगे हम माइनॉरिटी, ठीक है, उनको मानेंगे माइनॉरिटी हम, क्योंकि वो लोग उस मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, आप पूरा समझ गए होंगे। तो इन ईच स्टेट देयर इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट, कोई भी भाषा जिसे वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं। अब बचते वो लोग हैं जो उस भाषा को नहीं बोल रहे, तो जो जिनको वो भाषा नहीं आती है उनको हम काउंट करेंगे माइनॉरिटी में। तो अब यहाँ पर हमें किन्हें बचाने की ज़रूरत है, जिनको वो भाषा बहुत सारे लोगों को आती है उनको बचाने की ज़रूरत है, या जिनको नहीं आती है उनको बचाने की ज़रूरत है, जिनको नहीं आती है। पता चला कि कुछ दिन बाद वो लोग वहाँ से बिल्कुल लुप्त ही हो गए, बिल्कुल गायब ही हो गए, ठीक है ना, उनका जो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत कल्चर बचा भी था वहाँ पर वो भी खत्म हो गया। तो हमें उसी चीज़ को तो होने से रोकने देना है, ठीक है। वो कम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको वहीं के वहीं दबा दें, नहीं, बल्कि उनको कुछ अलग से राइट दें जिससे कि वो भी वहाँ पर उस मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर खड़े रहें। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की, हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल 29 में 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज क्या बताता है हमें, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, लेकिन कौन से उसके इंटरेस्ट को कंजर्व करने की बात कर रहा है, वो अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकते हैं और अपने कल्चर को कर सकते हैं, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है, ये जो भी हमारे देश में जितने भी सिटीजन है ये सब पर लागू होता है, जो भी माइनॉरिटी में आते हैं, ओके। रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे भारत के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं उन सब पर ये पूरी तरह से लागू होता है कि वो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंडर अगर वो माइनॉरिटी का हिस्सा है उस जगह पर, तो वो अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, अपने स्क्रिप्ट को कंजर्व करने के लिए, अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए इस आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 29 अप्लाइज टू मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी, ठीक है। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखो ऐसा तो है नहीं, मान के चलिए कोई स्टेट है, ठीक है, इतना बड़ा स्टेट में, इसमें जो इतनी पॉपुलेशन है वो हिंदू की है और जो इतनी पॉपुलेशन है थोड़ी और कम ले लेते हैं ये मुस्लिम की है। अब यहाँ पर माइनॉरिटी में कौन कंसिडर होंगे,
मुस्लिम कंसीडर हो गए। तो अब यहाँ पर जो मुस्लिम है वो अपने राइट्स मांगेंगे। तो लेकिन इसका मतलब ये कोई ना है कि हम मुस्लिम्स को राइट देने के चक्कर में ये सारे हिंदुओं को भूल जाएंगे, नहीं, क्योंकि भारत का तो हिस्सा ये भी है, तो जितना राइट इनका है उतना इनका भी है, ठीक है, दोनों का बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम इनको थोड़ा इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि ये लोग कम है, लेकिन ये कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो हिंदू है उन पर ध्यान नहीं जाएगा या हम उनके राइट्स को कम कर लेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो आर्टिकल 29 है जिसमें ये कहा गया है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, तो वो राइट सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है बल्कि हिंदू लोगों के लिए भी है। अगर मुस्लिम ये चाह रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज को बचाने के लिए कोई यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन बने, है ना, या कुछ भी मान लीजिए कुछ भी बने, है ना, तो वो चीज़ हिंदू भी चाह सकते हैं कि हमारे लिए भी ये सब स्टेप लिए जाए, हम भी अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो ये इसलिए जो आर्टिकल 29 है ये सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं बल्कि ये मेजॉरिटी के लिए भी है, वो भी ये सब काम कर सकते हैं बस। लेकिन थोड़ा सा दबाव यहाँ पर, थोड़ा प्रेशर यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनके कल्चर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो गिनती में कम है वहाँ पर। तो आप समझ गए आर्टिकल 29 क्या कहना चाह रहा है। तो ये दोनों के लिए ही है, ठीक है, ज़्यादा फोकस ये माइनॉरिटी पर ज़रूर डालता है, लेकिन कहीं भी माइनॉरिटी की वजह से जो मेजॉरिटी है उसके राइट्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये समझिए इस चीज़ से, ठीक है। क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर किसी भी तरह की कोई मदद देता है, ठीक है, या उसको मेंटेन करता है, मदद किस तरह से कि वो उसे पैसों से मदद कर रहा है, द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन बेस्ड ऑन, तो वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। किस बेसिस पर? उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, उसके रेस के बेसिस पर, उसकी लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक है, उसकी जात को लेके, उसके धर्म को लेके, उसके रंग रूप को लेके, उसकी भाषा को लेके वो उसे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करिए? जिनको स्टेट चला रही है। स्टेट कौन है? जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। वो अगर किसी को भी मेंटेन कर रही है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या उसको मदद दे रही है तो वो किसके पैसे से मदद दे रही है? वो लोगों का ही तो पैसा है। तो वहाँ पर लोगों को जाने से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि जब टैक्स भरा जाता है तो किसी की रिलीजन या कास्ट को देख के तो भरा नहीं जा रहा है कि भाई तुम इस कास्ट के तो तुम ही टैक्स दोगे, वो नहीं देगा। तो इसीलिए स्टेट की प्रॉपर्टी से बनाए हुए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वहाँ पर जो उस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी किसी भी नागरिक के साथ वहाँ पर एडमिशन लेने से भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये कहना है क्लॉज 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सारे राइट हैं ये तो हमें आर्टिकल 15 में भी थे। जब हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था वहाँ पर भी तो यही कहा था कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, कि जो स्टेट है वो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किस ग्राउंड पर? उसके रिलीजन के ग्राउंड पर, उसकी रेस, कास्ट, सेक्स और उसके जन्म के आधार पर नहीं करेगा। तो ये बात हमें आर्टिकल 15 में भी कह दी। तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कौन सा नई बात कह रहा है? तो यहाँ पर दो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। पहला, आर्टिकल 29 और 15 में आर्टिकल 29-15 विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि अगर आपको किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है जिसको स्टेट चला रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल 29 और 15 में दो आपको जो दो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दोनों ही आर्टिकल में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि आप किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स या उसके जन्म के आधार पर, कि उसका जन्म कहाँ हुआ है उस आधार पर उसका भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भाषा के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। लेकिन आर्टिकल 29 में कहा है कि आप उसकी भाषा के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। कि मान के चलिए कोई मराठी स्कूल आपने खोल दिया तो वहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि अच्छा तुम मराठी आती है तुम्हें भाषा, तो ठीक है आ जाओ एडमिशन ले लो, अगर मराठी भाषा नहीं आती तो हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। तो ये आर्टिकल 15 क्लेम नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं हुई है। लेकिन आर्टिकल 20 ये कहता है कि आप भाषा के आधार पर भी नहीं करोगे, ठीक है। आर्टिकल, अब दूसरा 15 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ठीक है ना, कि जो स्टेट है वो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा अगर वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है। तो जो प्राइवेट है वो कर सकता है लेकिन स्टेट नहीं करेगा। अब बात करें आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो आर्टिकल 29 के अंडर आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 के अंदर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जिनको जो स्टेट है वो हेल्प करता है उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। तो वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर किसी को भी एडमिशन के टाइम पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ना उनके रिलीजन, ना उनके कास्ट, ना रेस, ना लैंग्वेज, ठीक है। आर्टिकल 15 में ये बात नहीं कही गई थी। आर्टिकल 15 में सिर्फ स्टेट की बात की गई है कि स्टेट नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 29 में कहा है कि ना तो स्टेट ही करेगा बल्कि स्टेट जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को थोड़ा बहुत हेल्प करता है पैसे से,
वो भी नहीं करेंगे किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव, चाहे अब उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिलीजन के आधार पर वहाँ सेटअप करा हो, चाहे अपने कास्ट, लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को कंजर्व करने के लिए किया है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का, कोई दूसरी कास्ट का, लैंग्वेज का अगर वहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल आता है एडमिशन लेने के लिए तो आप उसको मना नहीं करोगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 29। ओके, हमने पढ़ा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है ना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। अब हम देखते हैं आर्टिकल 30 को। 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 में हमने देख लिया कि वो कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 29 को अगर हम एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे तो तुरंत आर्टिकल 30 में हमें ये बताया हुआ है कि कैसे कंजर्व कर सकते हो, और उसके लिए आपको एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो आप इस्टेब्लिश भी कर सकते हो और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। इस चीज़ के लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा। यहाँ पर इसका जो पहला क्लॉज है वो क्या बोलता है, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, कि कोई भी माइनॉरिटी अपने रिलीजन के आधार पर या अपनी लैंग्वेज के आधार पर उसको पूरा ये हक है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश भी कर सकता है और उसको चला भी सकता है। ठीक है, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। ये कहा गया है आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश भी कर सकता है और एडमिनिस्टर भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें या अगर हम और भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन को देखें तो यहाँ ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं ये कभी भी ये सोच के नहीं बनाए जाते कि आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन बना भी दोगे कि जहाँ पर सिर्फ आप लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने कौन आएगा। तो इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज के अलावा और भी चीज़ें और भी जो कोर्सेज होते हैं उनको रखा जाता है, जिससे कि जो लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। क्योंकि आजकल ये तो है नहीं आप सिर्फ एक भाषा को सीख के बहुत अच्छी जॉब नहीं ले सकते हो। ठीक है, या आपको कोई रख नहीं लेगा कि हाँ भाई इसको तो ये भाषा आती है, काम ज़रूर आती है लेकिन आपका उसमें गुजारा नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत अच्छे इनके अलावा और भी जो कोर्सेज होते हैं वो वहाँ पर लेकर आते हैं, और साथ में जो लैंग्वेजेस वगैरह होते हैं उनको भी वहाँ पर वो, और साथ में जो लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं वो वहाँ पर उनको भी रखते हैं। तो यहाँ पर उनके दोनों काम बन जाते हैं। सेकेंड क्लॉज की बात करें, The state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that is under the management of minority, whether based on religion or language। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर फंड करोगे, उसकी हेल्प करोगे, तो आप वहाँ पर उसको फंड देते हुए आप उसको जो फंड दोगे तो यहाँ आप उसकी रिलीजन के बेसिस पे उसको मना नहीं करोगे कि नहीं ये पर यहाँ तो सिर्फ हिंदुओं को फ़ंड दिया जा रहा है तो आप किसी मुस्लिम को मना कर दोगे। आपने जैसे एक इंस्टीट्यूशन को फ़ंड दिया, आपको बाकी रिलीजन के जो इंस्टीट्यूशन है आपको उनको भी वैसे ही फ़ंड देना पड़ेगा। आप उनको मना नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड दैट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, ना तो आप उनके रिलीजन के आधार पर उनसे कोई भेदभाव करोगे और ना उनकी लैंग्वेज के आधार पर, आपको उनकी भी वैसे ही हेल्प करनी पड़ेगी जैसे आपने पहले किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मदद करी है। तो ये था हमारा आर्टिकल 30, आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स हमारे पास है ही, आप वहाँ पर जाके अपने डाउट को बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।